नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की। ये सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसी जबरदस्त प्रशासनिक और आर्थिक मशीन बनाने की जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जो अनगिनत छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों में बटी हो, उसे कोई एक विशाल मजबूत साम्राज्य में कैसे बदल सकता है? यही वो बड़ा सवाल है जो मौर्यों की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और जानते हैं, मौर्यों ने ठीक यही कर दिखाया। उनकी कामयाबी का असली राज सिर्फ उनकी फौज नहीं थी, बल्कि उनकी काबिलियत थी शासन, जासूसी और अर्थव्यवस्था का एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम बनाने की। उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं जीती, उन्होंने एक देश को चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। तो मौर्यों के इस शानदार उदय को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा, उस माहौल को समझना होगा जिसमें वे उभरे। वो एक उथल-पुथल का दौर था, एक बटी हुई जमीन जो लगातार लड़ाइयों से जूझ रही थी। उस वक्त भारत में थे महाजनपद। इन्हें हम उस दौर के पावरफुल स्टेट्स या रीजनल सुपर पावर्स कह सकते हैं। मगध, कोसल, अवंती, ये सब सत्ता के बड़े बड़े केंद्र थे और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। और इसी लगातार लड़ाई ने एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया था किसी ऐसे एक ताकत के लिए जो इन सब पर हावी हो सके। उस समय की सबसे बड़ी ताकत था मगध, जिसपे नंद वंश का राज था। उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, पैसा भी खूब था, लेकिन उनका शासन बहुत जालिम माना जाता था। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सारी दौलत और ताकत के बावजूद वो अपनी ही जनता के गुस्से को रोक नहीं पाए। मतलब माहौल बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार था। और इसी उबलते हुए माहौल की बीच से दो ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने न सिर्फ एक राजवंश को उखाड़ फेंका, बल्कि इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, एक नौजवान जोशीला योद्धा, और उनके गुरु चाणक्य। एक के पास थी बाहुबल की ताकत, तो दूसरे के पास ऐसा तेज दिमाग कि उन्होंने अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लिख डाला, जो आज भी स्टेट क्राफ्ट पर सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। ये दोनों मिलकर एक अनबीटेबल टीम थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कामयाबी पहली बार में ही मिल गई। एक मशहूर कहानी है जो बताती है कि कैसे उन्होंने शुरू में एक गलती की थी। उन्होंने सीधा नंद साम्राज्य के दिल पर, यानी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और बुरी तरह हार गए। इस हार ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। साम्राज्य को अंदर से बाहर नहीं, बल्कि बाहर से अंदर की ओर जीता जाता है। और अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक करके उन्होंने वही किया। नंदों को हराया, अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस के साथ एक डील की, और फिर उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया। देखते ही देखते कुछ ही दशकों में एक छोटा सा विद्रोह एक पैन इंडिया एम्पायर बन गया। ऐसा कुछ जो इस सबकॉन्टिनेंट ने पहले कभी नहीं देखा था। तो सवाल ये है कि इतने बड़े इलाके को उन्होंने संभाला कैसे? इसका जवाब है उनके अविश्वसनीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। चलिए देखते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती थी। देखिए, ये था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर सम्राट, उनकी मदद के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर उनके नीचे हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। खेती बाड़ी से लेकर व्यापार तक सब कुछ बिल्कुल एक मॉडर्न सरकार की तरह। और ये पावर सेंटर से होते हुए प्रांतों और फिर गांव तक पहुंचती थी। और इस पूरे सिस्टम को जो चीज गोंद की तरह जोड़कर रखती थी, वो था उनका जासूसी नेटवर्क। इन जासूसों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इनका काम था ये पक्का करना कि सम्राट तक हर खबर पहुंचे, कहीं कोई बगावत की बात हो रही हो या कोई अफसर घूस ले रहा हो, सब कुछ। ये एम्पायर की आंखें और कान थे। तो सबसे जीनियस बात क्या थी पता है? उन्होंने एक कमाल का बैलेंस बनाया। एक तरफ तो राजधानी से पूरा कंट्रोल था, लेकिन साथ ही वे लोकल लेवल पर भी काफी आजादी देते थे, जिससे स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान हो सके। मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और लोकल ऑटोनॉमी का एक परफेक्ट मिक्स। और शायद यही उनके कामयाब होने का सबसे बड़ा राज था। ठीक है, सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए पैसा कहाँ से आता था? किसी भी सुपर पावर की तरह इसका जवाब है इकोनॉमी। तो चलिए अब मौर्य एम्पायर के इकोनॉमिक इंजन को समझते हैं। ये नंबर देखिए, 6 लाख। ग्रीक हिस्टोरियंस के मुताबिक ये सिर्फ मौर्य सेना के पैदल सैनिकों की संख्या थी। इसके अलावा हजारों घोड़े, हाथी और रथ अलग थे। मतलब ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक थी। तो सवाल फिर वही है, इतनी बड़ी फौज और इतने सारे सरकारी अफसरों की तनख्वाह आती कहाँ से थी?
इसका जवाब था एक ऐसी इकोनॉमी जिसे स्टेट उतनी ही बारीकी से मैनेज करता था जितनी अपनी आर्मी को। और उनका इकोनॉमिक सिस्टम भी कमाल का था। हर चीज के लिए एक अलग ऑफिसर, टैक्स वसूलने के लिए समाहर्ता, खजाने के लिए सन्निधाता, ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए पण्य अध्यक्ष। मतलब एक हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम था जिसका एक ही मकसद था, एम्पायर के खजाने को हमेशा भरा रखना। तो पैसा आता कहाँ से था? सबसे बड़ा सोर्स था जमीन पर लगने वाला टैक्स, जिसे भाग कहते थे। फिर माइनिंग, नमक, शराब जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर सरकार का पूरा कंट्रोल था। ट्रेड को भी रेगुलेट किया जाता था। एक स्टैंडर्ड करेंसी थी, वजन नापने के तय पैमाने थे, और हाँ, ट्रेड रूट्स पर टोल और टैरिफ तो थे ही। मतलब ये कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी से साम्राज्य को पैसा मिल रहा था। लेकिन देखिए, कोई भी एम्पायर हमेशा के लिए नहीं रहता, और मौर्य साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। पर इसका खत्म हो जाना ही इसकी पूरी कहानी नहीं है। सम्राट अशोक के बाद जो भी राजा आए वो उतने मजबूत नहीं थे। साम्राज्य बंटने लगा, अंदर ही अंदर बगावतें होने लगी, और आखिरकार 185 बीसीई में आखिरी मौर्य सम्राट को उसी के जनरल ने मार दिया, और इस तरह साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन जैसा हमने कहा, एम्पायर का खत्म होना कहानी का एंड नहीं है। तो मौर्यों की असली लेगेसी क्या है? उनका एम्पायर नहीं, बल्कि उनका आइडिया। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया, एक यूनिफाइड इकोनॉमी का आइडिया, एक पूरे सबकॉन्टिनेंट पर एक होकर राज करने का आइडिया। ये वो ब्लूप्रिंट था जिसे आने वाले कई साम्राज्यों ने फॉलो किया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या मौर्य एम्पायर को एक फेल्ड एम्पायर के तौर पर देखा जाना चाहिए जो टिक नहीं पाया, या फिर इसे भारतीय एकता के पहले सबसे साहसिक ड्राफ्ट के तौर पर देखना चाहिए? उनका राज भले ही कुछ ही 100 साल चला हो, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी वो आज भी हमारे साथ है।